Okay, so this recording is for people looking for help in topic of immunology, immunity, defense mechanism, के दूसरे नाम है, and this is the topic of pathology, basic या basis Robbins, and as well as microbiology. So, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो आपको पता है कि इम्यूनिटी में हमारे पास स्पेसिफिकली दो लाइंस ऑफ डिफेंसेस में हम इसको बता सकते हैं, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड हो, इन दोनों ये दोनों जो है वो डिपेंड करता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में बी सेल्स होते हैं। ठीक है, बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बोन मैरो में बन रहे होते हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स होते हैं, और टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थाइमस में बन रहे होते हैं। सही है, बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज, और टी सेल्स फर्दर और टाइप्स के होते हैं जिसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वी डिस्कस्ड कि अगर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें, ठीक है, तो ये डिवाइड हो जाती है फर्दर इनटू टू, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। सही है, सो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमने बात की कि इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और वो बी लिम्फोसाइट्स बना रहे होते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, बी सेल्स कह रहे हैं, बी सेल्स बनाते हैं प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज। ये सारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी का ही पार्ट है। इसके अंदर एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हो रही है। सही, और बाकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन नहीं करते हैं। सही है, टी लिम्फोसाइट्स हमने कहा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं। तो यही सारी बात है। ओके, तो ये बी सेल्स एंड टी सेल्स ये दोनों थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यानी कोई भी पैथोजन अगर आ रहा है तो सबसे पहले स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन उसको रोकने की कोशिश करेगी। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास फेगोसाइट्स होते हैं जो उसको खाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास ये आते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स की हमने बात की, ये बनाते हैं एंटीबॉडीज, और टी लिम्फोसाइट्स हमने बात की कि ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं, उसको किल करते हैं। इसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं। सही, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है किलिंग, तो वो पंक्चर कर देते हैं इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स को। सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं, जब ये पूरी जंग खत्म हो जाएगी तो वो इम्यून सिस्टम को रोकते हैं कि यस अब जंग खत्म हो गई है, अब आप इससे फाइट करना रुक जाएं। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना वो अपने ही सेल्स को मारना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन ऑटो इम्यून रिएक्शन। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि डिफेंस मैकेनिज्म किलिंग के साथ साथ एक वक्त आता है कि अपने आप को सप्रेस भी करे और ओवर रिएक्ट ना करे। सही, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमने कहा टी सेल्स होते हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमने कहा बी सेल्स होते हैं, और ये बी सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडीज। हमने बात की कि बी सेल्स को बी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बोन मैरो में बनते हैं। टी सेल्स को टी सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये थाइमस में बनते हैं। ठीक है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज या सेकेंडरी इम्यून ऑर्गन्स भी आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। ये प्राइमरी इम्यून ऑर्गन्स हैं जो कि प्राइमरी इम्यून सेल्स बना रहे हैं। सेकेंडरीली आपकी बॉडी में कौन कौन फाइट कर रहा है, लिम्फ नोड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, एडिनोइड्स हैं, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज मौजूद होते हैं टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। स्प्लीन क्या कर रहा होता है, स्प्लीन भी अगेन एक सेकेंडरी इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है जो कि क्या कर रहा है, फिल्टर करता है पैथोजन को, एक छन्नी की तरह ये काम करता है। तो जब भी आप बात करते हैं एंटीजन की तो आपको पता होना चाहिए कि एंटीजन इज अ फॉरेन ऑब्जेक्ट। ये कोई भी चीज जो बाहर से आ रही है, जो आपकी बॉडी की खुद की नहीं है, दैट इज एन एंटीजन। ठीक है, दीज आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन में हमेशा आपको फॉरेन मिलेगा कि ये बाहर से आया हुआ है, ये खुद का सेल नहीं है। एंटीजन के खिलाफ जो काम करती हैं, जो एंटीजन के खिलाफ जो आपकी बॉडी खुद बना रही है, वो है एंटीबॉडीज। और ये हमने बात की कि ये बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, तो ये और ये एंटीजन के खिलाफ बन रही है। तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन आया, एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी, इन दोनों के रिस्पॉन्स को हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स।
ये पूरा रिएक्शन है कि पहले क्या होगा कि एंटीजन बाहर से जो आया उसकी क्लम्पिंग होगी, ठीक है, वो जो बाहर से आया वो टॉक्सिक है, तो आपकी बॉडी उसको क्या करेगी, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देगी, सही है। और फिर एंटीबॉडीज बाइंड करेंगी टू दी एंटीजन, जो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई वो बाइंड करेंगी टू दी एंटीजन, सही है। और फिर वो क्या करेंगी कि वो स्टिमुलेट करेंगी फैगोसाइट्स। आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जो कि फॉरेन ऑब्जेक्ट को खा जाते हैं। सो वो एक्टिवेट करेंगी फैगोसाइट्स को कि आप इसको खा जाएं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन, सही है। इफ यू रिमेम्बर इम्यूनिटी में ही फैगोसाइटोसिस का अगर आपको प्रोसेस याद हो तो उसमें क्या होता है कि फैगोसाइट्स आते हैं और सबसे पहले वो एंटीजन को पहचानते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस वाज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन, जिसमें उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, अपने आप को अटैच करते हैं। इस प्रोसेस ऑफ ऑप्सोनाइजेशन में C3b एंड IgG इन्वॉल्व होता है। IgG अगर आपको पता हो तो दिस इज एन एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी फैगोसाइटोसिस को स्टिम्युलेट करता है और अब फैगोसाइट्स उसको जाके खा जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज भी थोड़ी बहुत मौजूद हो। कुछ बी सेल्स क्या करते हैं, इस फाइट के बाद मेमोरी सेल्स बना देते हैं। मेमोरी सेल्स का काम क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन वापस आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी को याद हो कि ये एंटीजन कौन है और वो फौरन से रिएक्ट करे। तो एज यू कैन सी इन दिस ग्राफ के प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हुआ, थोड़ा टाइम जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनी, टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, सही है। लेकिन अब जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जब दूसरी दफा वही एंटीजन आएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ एंटीबॉडीज बनेंगी कम टाइम में, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी उसकी मेमोरी मौजूद है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सेकेंडरी में क्योंकि एंटीबॉडीज ऑलरेडी मौजूद हैं, आपकी बॉडी के अंदर उसकी मेमोरी ऑलरेडी मौजूद है, तो आप जल्दी फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। सो अगर हम डिफेंस मैकेनिज्म को क्लासिफाई करें तो क्लासिफिकेशन इसकी बहुत सिंपल है। सबसे पहले इट कैन बी इनेट एंड इट कैन बी एडेप्टिव, सही है। इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, सही है, ये किसी भी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ नहीं काम करती, ये ओवरऑल काम करती है, सही है। इनेट इम्यूनिटी में ही हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन ये नहीं देखती कि ये एंटीजन है तो ये अंदर आए और ये एंटीजन नहीं है तो ये अंदर नहीं आए, ठीक है। स्किन ओवरऑल प्रोटेक्शन दे रही है, इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन भी। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आपकी बॉडी में फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन इस तरह है कि पहले ये फाइट करेगा, इसके बाद ये फाइट करेगा, इसके बाद ये फाइट करेगा, ठीक है। सो अथॉरिटी वाइज है, या देखें एक जनरल वो है हमारे पास, बॉर्डर पे सिपाही खड़े हैं, फिर अंदर और सिपाही खड़े हैं और उसके बाद और सिपाही खड़े हैं, सही है। सो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इसको अगर वो पार कर गए तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारे दूसरे सिपाही खड़े हैं वो है फैगोसाइट्स, और उसको खाने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, सही है, और WBCs हैं, सही है। अगर वो इसको भी फाइट नहीं कर पाए तो हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी, दैट इज द एडेप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अंदर हमारे पास आते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स की हम कैटेगरीज दो पढ़ चुके हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। दीज आर वेरी स्पेसिफिक। टी सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही काम करेगा, बी सेल्स स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाएगा, तो ये दीज आर वेरी स्पेसिफिक। इसलिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज स्पेसिफिक और इसको हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। नॉन स्पेसिफिक को हम इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं, सही है। अच्छा, एंड हमें पता है कि बी सेल्स विल मेक एंटीबॉडीज एंड टी सेल्स में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। Further, immunity can be, this adaptive immunity can be divided into active and passive, artificial and natural, artificial and natural। ये क्या कैटेगरीज हैं ये अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगी। सो यही बात है जो अभी मैं बता रही हूँ। इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस एक्टिव एंड पैसिव कैटेगरीज। इसमें क्या है, एक्टिव हम तब कहेंगे जब आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन आया और आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ खुद ही एंटीबॉडीज बनाई। पैसिव क्या है, जब आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है, सही है। दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत आसान है अगर आप इसको एग्जाम्पल्स के जरिए याद करें, सही है। नेचुरल तब होगा जब ये प्रोसेस नेचुरली है, एक्वायर्ड तब होगा जब ये प्रोसेस थ्रू अ वैक्सीन हो रहा, तो ये लेट्स टेक एन एग्जांपल।
एक्टिव एंड नेचुरल। एक्टिव का मतलब है एंटीजन खुद आया और आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज खुद बनाई, सही है। एंटीजन आया और उसके खिलाफ बॉडी ने एंटीबॉडीज खुद बनाई, आपको बनी बनाई एंटीबॉडीज नहीं मिल रही हैं। नेचुरल, ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ चिकन पॉक्स। आपकी लाइफ में आपको एक दफा चिकन पॉक्स होते हैं, हर कोई यही कहता है। होता क्या है कि उस वक्त वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आया, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई एंड दिस प्रोसेस इज अकरिंग नेचुरली, सही है। अब नेक्स्ट टाइम जब चिकन पॉक्स का एंटीजन आएगा, आपकी बॉडी उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना चुकी है तो उसको फाइट कर जाएगी और इसीलिए दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्टिव एंड नेचुरल। एंटीजन आया, उसके खिलाफ आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली एंड दिस प्रोसेस इज अकरिंग naturally. I hope it's clear. Next we have active and acquired. Active means antigen आया और उसके खिलाफ आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी and this process is occurring through vaccines, सही है। तो MMR वैक्सीन है, मीजल, मम्स, रुबेला की वैक्सीन है या पोलियो की वैक्सीन है। पोलियो की वैक्सीन में क्या होता है, हम डेड या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ वायरस आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। जो हम बचपन में पोलियो के कतरे पिलाते हैं या वैक्सीन के थ्रू करते हैं, उसमें होता क्या है कि वो डेड इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस है, सही है। वो आपकी बॉडी के अंदर आया, बिकॉज इट्स डेड, इट्स इनएक्टिव, तो वो आपकी बॉडी के अंदर पैरालिसिस या जो भी इसके साइन एंड सिम्टम्स है वो नहीं देगा, बल्कि आपकी बॉडी उसको एंटीजन समझ के उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगी। नेक्स्ट टाइम जब एक्टिव फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज मौजूद होंगी और वो फाइट कर जाएंगे। तो दिस इज एक्टिव क्योंकि पहले एंटीजन आया, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपकी बॉडी ने खुद बनाई एंड दिस इज एक्वायर्ड बिकॉज ये प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर वैक्सीन या पोलियो के कतरे के वजह से हो रही है, सही। सो दिस इज नॉट अकरिंग समथिंग नेचुरली, ये हमारी बॉडी में इंड्यूस करवाई गई। सो दिस इज एक्टिव एंड एक्वायर्ड। पैसिव ऑन द अदर हैंड इज बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको मिल रही है, इसके अंदर किसी भी एंटीजन का कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पैसिव एंड नेचुरल, दिस इज जब मदर टू फीटस जो ब्रेस्ट मिल्क है दैट इज रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है, दिस इज नोन एज कोलोस्ट्रम, सही है। तो आपकी जो मदर टू फीटस जो मिल्क मिल रहा है उसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज है, गिवन एंटीबॉडीज है, एंटीजन का इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है एंड दिस प्रोसेस इज अकरिंग नेचुरली, ठीक है। इसके अंदर कोई वैक्सीन, कोई भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज इन्वॉल्व नहीं है। तो बनी बनाई एंटीबॉडीज मदर टू फीटस जो मिल रही है, दिस इज पैसिव एंड नेचुरल की एग्जाम्पल। पैसिव एंड दिस इज अ मिसप्रिंट, यहाँ पे एक्वायर्ड होना चाहिए। पैसिव एंड एक्वायर्ड में क्या होगा, बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको मिल रही है थ्रू अ वैक्सीन, सही है। फॉर एग्जाम्पल रेबीज, हेपेटाइटिस, टेटनस एंड स्नेक बाइट। टेटनस में क्या होता है, आप साइक्लिंग कर रहे हैं, आप गिर गए, गिरने के बाद आपने टेटनस की वैक्सीन लगा ली, सही है। यू डोंट नो कि गिरने के बाद वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आया या नहीं आया, आप सिंपली गए टू द नियरेस्ट क्लिनिक और आपने टेटनस की वैक्सीन लगा ली। उस वैक्सीन के अंदर होता क्या है, बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। तो गिवन एंटीबॉडीज आपको वैक्सीन के थ्रू मिल रही है, सो दिस इज पैसिव एंड एक्वायर्ड की एग्जाम्पल। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। एक्टिव तब होगा जब एंटीजन आया और उसके खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी ने खुद से बनाई एंड पैसिव इज जब बनी बनाई एंटीबॉडीज मिली। नेचुरल जब ये प्रोसेस नेचुरली हो रहा है और एक्वायर्ड जब ये प्रोसेस थ्रू अ वैक्सीन या ड्रॉप्स हो रहा है, सही। सो ये उसी चीज को जो है हम वर्डिंग्स में बता रहे हैं। तो इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी आपकी बॉडी की ऐसी स्टेट है जो रेजिस्ट कर सके इन्फेक्शन को। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी करने का तरीका है थ्रू अ वैक्सीन। एंड वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन में वीकेंड, डेड या नॉन वायरुलेंट फॉर्म ऑफ पैथोजन होते हैं। ऑफ कोर्स हम ये नहीं चाह रहे कि बंदे को डिजीज हो जाए, इसलिए हम वो एंटीजन देते हैं जो वीक हो, डेड हो या अपने नॉन वायरुलेंट फॉर्म में हो। मकसद ये होता है कि उस एंटीजन को देख के आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना ले। इनेट इन एडेप्टिव, जैसे कि मैंने बताया था, इनेट इज नॉन स्पेसिफिक, एडेप्टिव इज स्पेसिफिक, सही है। इनेट में हमारे पास क्या क्या था, स्किन था, म्यूकस मेम्ब्रेन था, फेगोसाइट्स थे।
एडेप्टिव में हमारे पास कौन था, बी सेल्स एंड टी सेल्स था, ठीक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी स्पेसिफिक होती है और ये जो है मेमोरी भी रखती है और यही सारी बातें हैं। बी सेल्स एंड टी सेल्स की बात हो गई। CD4 एंड CD8 सेल्स क्या हैं ये अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। अच्छा, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स, टी सेल्स की हमने बात की थी कि इसके अंदर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी होते हैं जो कि किलिंग का काम करते हैं, हेल्पर टी सेल्स होते हैं जो कि बाकी इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेजर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। सप्रेसर टी सेल्स भी होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी जब उसने उसको फाइट कर लिया उसके बाद उसको सप्रेस कर ले ताकि वो ओवर रिएक्ट ना करे व्हेन इट इज नॉट नीडेड। एंड मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं जो कि नेक्स्ट टाइम ऑफ इन्फेक्शन को वो जो है उसको याद रखे और उसको नेक्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज कर सके। सही है। अच्छा, अब इसी में जो हेल्पर टी सेल्स हैं, हेल्पर टी सेल्स के पास मौजूद होते हैं CD4। सही है। ये एक मॉलिक्यूल्स हैं जो इनकी सरफेस पे मौजूद होते हैं। सही है। तो हेल्पर टी सेल्स के पास CD4 मौजूद होता है एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास CD8 मौजूद होता है। याद रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज CD4 हमने कहा हेल्पर टी सेल्स के पास होता है, तो CD4 जो है वो हमेशा MHC2 के साथ अटैच करेगा और CD8 जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो MHC1 के साथ अटैच करेगा। सही है। इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि 4 का हाफ 2 होता है, तो CD4 के साथ MHC2 हमेशा लिंक करेगा और CD8 के साथ MHC1 लिंक करेगा। सही है। अच्छा, MHC2 एंड MHC1 क्या है? MHC का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये जो है ये एंटीजन की सरफेस पे मौजूद है। सही है। तो ये कौन सी सरफेस पे मौजूद होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप इम्यूनिटी में ही कहीं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के नाम भी सुनेंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एज द नेम इंडिकेट ये क्या करते हैं, ये अपने अंदर एंटीजन को लेते हैं और अपनी सरफेस पे एक फ्लैग लगा देते हैं कि मेरे अंदर एंटीजन है, आओ और मुझे खाओ। सही है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं, बी लिम्फोसाइट्स हैं एंड डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है। सही है। दिस इज एन एंटीजन ब्लू कलर का, ये हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसने क्या किया, एंटीजन को अपने अंदर लिया, इसको फैगोसोम बनाया। इसके अंदर समझिए मैक्रोफेज है तो इसके अंदर ऑलरेडी लाइसोसोम्स मौजूद होंगे। फैगोसोम फ्यूजेस विद लाइसोसोम मेक्स फैगोलाइसोसोम। सही है। इसने फैगोलाइसोसोम बनाने के बाद एक फ्लैग बना लिया और उस फ्लैग को अपनी सरफेस पे लगा दिया, एक झंडा लगा दिया और उसके ऊपर एंटीजन को लगा दिया कि मेरे अंदर ये एंटीजन मौजूद है, आओ और मुझे खाओ। सही है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कि ये प्रेजेंट करते हैं कि मेरे अंदर एंटीजन मौजूद है। MHC जैसे कि हमने बात की थी, देर आर टू टाइप्स ऑफ MHC, MHC1 एंड MHC2। सही है। MHC1 एंड MHC2। सही है। MHC1 हमने बात की थी कि ये CD8 सेल्स के साथ रिएक्ट करेगा और MHC2 हमने बात की थी ये CD4 टी सेल्स के साथ रिएक्ट करेगा। CD8 साइटोटॉक्सिक है और CD4 हेल्पर टी सेल्स है। MHC1 सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स पे मौजूद होते हैं। MHC2 सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मौजूद होते हैं, यानी डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड बी सेल्स में ये मौजूद होंगे। सही है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि MHC2 सिर्फ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में मौजूद है और MHC1 सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में मौजूद है। MHC2 binds with CD4 and MHC1 binds with CD8. CD4 is helper T cells, CD8 is cytotoxic T cells. तो अगर आपको